जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लेकर चल रहे होंगे। देखिए, व्यवस्थित तरीके से मेरा हमेशा तात्पर्य होता है कि आप बहुत अच्छे से जो क्लासेस जितनी हैं, वो हर दिन आप ले रहे होंगे। कोई भी बैकलॉग आप नहीं बना रहे होंगे कि क्लास में बाद में ले लूँगा, तब ले लूँगा। और क्लासेस लेने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप उनका सोने से पहले रिवीजन करते होंगे। और एक चीज़ मैंने आपको और ऐड करने को बोला कि आप सभी को रविवार की छुट्टी में एक शानदार सा रिवीजन करना है। तो हर दिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आज मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या आप सभी ने इस रविवार को रिवीजन किया? और एक कंप्लीट रिवीजन जिसे हम कहते हैं, रविवार वाला रिवीजन, जिसमें हमें जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है तब से लेकर शनिवार तक, मतलब जो परसों का शनिवार था, जितना हमने पढ़ा उस तक का रिवीजन हमें करना था। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे, सुबह-सुबह कोई भी साथी झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ, आपने रिवीजन किया या नहीं किया। राम भाई को गुड मॉर्निंग है, मोनिका, तुलसीदास, कुलदीप, आनंद, सभी को गुड मॉर्निंग है। अभिषेक बाबू, मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ भाई। सचिन, राधे राधे जी। ओमिंदर, गुड मॉर्निंग भाई। राहुल, गुड मॉर्निंग। प्रगति, जय श्री राम। रवि कुमार, राधे राधे जी। खुशी सिंह, गुड मॉर्निंग। अब फटाफट से मुझे आप रिवीजन का बताइए, सोनू ने किया है? ईमानदारी से बताना। संजू ने फिजिक्स का पूरा किया है। फिजिक्स के अलावा आपको सारे विषयों का करना है ना? लेक्स बाबू, आपके स्तर पे जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं करवा रहा हूँ। और किया है रिवीजन, बहुत बढ़िया। उत्तम चतुर्वेदी ने कल शाम की क्लास ली, उन्होंने वहाँ से किया, कर लिया। सौरभ ने रिवीजन नहीं किया है। चलिए कोई नहीं, खैर आपकी एक ईमानदारी है कि आपने इस बात को स्वीकारा कि आपने रिवीजन नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आपको एक संपूर्ण रिवीजन करना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन लेना ना सिर्फ लाइव क्लास पढ़ने जैसा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। असल में वो उन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे होते हैं जो उस कार्य के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक सब्जी बनाएं, आप उसको कितना ही मन से बनाओ लेकिन उसमें नमक डालो ना मिर्च डालो, दो चीज़ केवल भूल जाओ, तो क्या उसका टेस्ट आ पाएगा? आप कहो आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आपने किया, समय भी दिया, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो, मतलब हर चीज़ की ना एक रिक्वायरमेंट होती है। किसी काम को अंजाम देने की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप चीज़ों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो चलिए, ये बात आप सभी की ये अच्छी है कि आप सभी ने एक्सेप्ट किया। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि कहीं न कहीं से कैसे न कैसे करके समय निकालिए और रिवीजन सभी को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वेव, यानी कि तरंग। देखिए, तरंग में अगर आपका ऐसा डाउट है तो थम्स अप करना। कभी आपको ये पढ़ाया जाता है, आप ये सीखते हैं कि ध्वनि जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। कहीं किसी चैप्टर में आप ये पढ़ते हैं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यानी मैकेनिकल वेव है। कहीं आप ये पढ़ लेते हैं कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव हैं। फिर कहीं अगले चैप्टर पे आपको समझ में आता है कि प्रकाश तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। फिर कहीं अनुप्रस्थ तरंग, कभी तो प्रकाश को बता दिया, कभी कोई रेडियो तरंगों को अनुप्रस्थ कह देता है। तो मतलब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में रहता है कि आखिर कौन-सी तरंगें अनुप्रस्थ हैं, कौन-सी तरंगें अनुदैर्ध्य हैं, कौन वैद्युत चुम्बकीय हैं, कौन यांत्रिक हैं, मैकेनिकल हैं, कौन अयांत्रिक हैं, नॉन मैकेनिकल हैं, कौन हवा में चल सकती है, कौन पानी में चल सकती है, कौन ठोस में चल सकती है, कौन निर्वात में चल सकती है, निर्वात क्या होता है? मतलब बहुत सारी समस्याएँ हमें तरंग चैप्टर को लेकर, वेव चैप्टर को लेकर रहती हैं। मैं वादा करता हूँ, आज की इस क्लास को आप तसल्ली से देखिए, ध्यान से सुनिए। एक सिंगल डाउट तरंग चैप्टर से आपका नहीं रहने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर को आप रट के तो कभी कवर नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि इससे बनने वाले 20 प्रश्नों को रट लूं, तो इस चैप्टर की कोई लिमिट भी नहीं है। किसी भी चैप्टर की कोई लिमिट नहीं। तो हमें चीज़ों को एक बार बेहतर तरह से समझना पड़ेगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि तरंग है क्या। पहले आप ये बात समझिए, वेव है क्या? तरंग का मतलब वेव। तरंग का अर्थ हो गया आपका वेव। देखो, वेव का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब क्या होता है। जैसे आप तालाब के पास गए, या कहीं आप ऐसी जगह पर गए जहां पर पानी रुका हुआ है, बह नहीं रहा, शांत पानी है, रुका हुआ है। आप वहां बैठे हुए हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। एक पत्थर लिया आपने, पानी में मारा, पत्थर लिया, पानी में मारा। अब आप देखेंगे कि जब शांत पानी में आप पत्थर मारते हैं तो उसमें रिपल्स बनते हैं। रिपल्स का मतलब ये उतराव चढ़ाव बनते हैं, और ये उतराव चढ़ाव ऐसे होते होते हुए किनारे तक आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक रस्सी बांधिए। यहाँ पर मान लो इस दीवार पे एक रस्सी बंधी हुई है मेरे सामने।
और मैंने उस रस्सी को ऐसे पकड़ा और उस रस्सी पर एक झटका दिया। अब झटका देने से रस्सी में ऐसे 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 कुछ गति होगी और वो यहाँ तक किनारे तक चली जाएगी। तो देखो ये जो मूवमेंट आपको नजर आ रहा है पार्टिकल्स का, कणों की जो गति नजर आ रही है एक विशेष पैटर्न में। देखो एक तो तरीका है कण के पास सीधा सीधा चला जाए, मान लो ये है सीधा सीधा चला जाए, लेकिन अगर यही चीज ऐसे ऐसे करके जाएगी या ऐसे ऐसे करके जाए तो इन्हीं को हम बोलते हैं तरंग यानी कि वेव। तो तरंग क्या होता है कि आप देखो पानी शांत था, रस्सी भी अपना आराम से रुकी हुई पड़ी थी, आपने पानी में पत्थर मार के उसे डिस्टर्ब भी तो कर दिया। आपने रस्सी को पकड़ा फिर उसे हिला रहे हो, बेचारे को परेशान कर रहे हो, डिस्टरबेंस कर रहे हो आप। तो परिभाषा बनती है कि तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का विक्षोभ है। ठीक है, तो लिखेंगे कि वेव इज अ डिस्टरबेंस, तरंग एक विक्षोभ है, यानी कि वेव इज अ डिस्टरबेंस, कि वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है। अब इस डिस्टरबेंस के पास क्या है, देखो पानी जब ऐसे चल रहा है तो हर एक पानी का पिछला जो मतलब ऐसे समझो पिछला वाला पानी अगले वाले पानी को दबाता हुआ आगे जा रहा है और वो धक्का दे रहा है। देखो ये धक्का दबाना कब हो सकता है, जब उसके पास कोई एनर्जी होगी, जब उसके पास कोई ऊर्जा होगी। आप रस्सी को भी देखें, आपने झटका दिया, ये रस्सी इस अगली रस्सी को धक्का दे रही है, देखिए रस्सी नहीं जा रही है। आप ध्यान से देखो रस्सी का ये सिरा थोड़े ना वहां पहुंच गया है, बस इस सिरे ने अगले वाले सिरे को दबाया। ये पानी यहाँ का वहां नहीं पहुंचा है, आपको ऐसा बस प्रतीत होता है। इस पानी ने इसको दबाया, इसने इसको दबाया, इसने इसको दबाया, इसने इसको दबाया। तो हम कह सकते हैं कि तरंग में दाब भी होता है और ऊर्जा भी होती है। ये आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि तरंग एक विक्षोभ है और तरंग के पास क्या क्या होता है। तरंग के पास तरंग के पास दाब सॉरी एवं ऊर्जा, तरंग के पास दाब एवं ऊर्जा होती है, यानी कि पजेस वेव पजेस प्रेशर एंड एनर्जी। वेव पजेस प्रेशर एंड एनर्जी, तरंग के पास दाब और ऊर्जा होती है। ये बात आपको समझ आ गई। अब ठीक है, यहां तक सही है। अब बात आती है कि तरंग कितने प्रकार की होती है। अब यहीं से वो उलझने शुरू हो जाती हैं, आप उन्हें सुलझाते हैं। आप एक बात को समझो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मान के चलिए मैं आपको एक 12वीं की क्लास में लेकर जाता हूं और मैं बोलता हूं कि इनको डिवाइड करो, आप मुझे बताओ यहाँ कितने प्रकार के बच्चे हैं। तो एक बच्चा हो सकता है ये बोले कि भाई यहाँ पर भैया दो प्रकार के बच्चे हैं, एक लड़के हैं एक लड़कियां हैं। मतलब उसने कहा कि इस क्लास में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक दूसरे साथी ने कहा कि नहीं भैया, मैं इनको ऐसे बांटूंगा इनकी ऊंचाई के आधार पे। उसने कहा कि भाई जिनकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर तक है वो यहाँ आ जाओ, 140 से 160 वाले यहाँ, 160 से 180 वाले यहाँ, 180 से जितने भी ऊपर हैं सब इधर आ जाओ। यानी उसने चार कैटेगरी में बांटा। तो उसने कहा कि भैया जी यहाँ पर चार प्रकार के बच्चे हैं, बात उसकी भी ठीक है। एक तीसरे साथी ने उनको बांटा कल जो गणित का टेस्ट हुआ था उसमें प्राप्त नंबरों के आधार पर। उसने कहा कि भैया 0 से 40 वाले एक तरफ आओ, 40 से 60 वाले यहाँ, 60 से 80 वाले यहाँ, 80 से 90 वाले यहाँ और 90 से 100 वाले यहाँ। यानी उसने कितनी कैटेगरी में बांट दिया, उनको पांच में बांट दिया। उसने कहा भैया यहाँ पर पांच प्रकार के बच्चे हैं, क्या तीनों में से कोई बच्चा गलत है? नहीं, सही तो तीनों हैं। लेकिन अब एक प्रश्न है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, इसका उत्तर है दो, इसका उत्तर है चार, इसका उत्तर है पांच, तो उत्तर तो गलत हो जाएगा। तो असल में पहली बात तो ऐसे प्रश्न कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। पहली चीज कि तरंग कितने प्रकार की होती है ये कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। हाँ, अगर पूछा भी जाएगा तो फिर इस प्रश्न को ऐसे बोला जाएगा, आपसे पूछा जाए कि इस क्लास में जेंडर के आधार पर कितने बच्चे हैं, लिंग के आधार पर कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे दो, पुरुष और महिला। आपसे पूछा जाए इस क्लास में ऊंचाई के आधार पर कितने बच्चे हैं, तो बोलो कितने उत्तर निकल के आएंगे, आप कहेंगे जी चार प्रकार के बच्चे हैं। आपसे पूछा जाए कल मैथ्स के टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर इस क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कहोगे जी पांच प्रकार के बच्चे हैं। तब आपका आंसर सटीक हो सकता है। तो अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो आपको आधार तय कर दिया जाएगा। और मैं कहता हूं कि आपको अगर किसी चीज को बांटना है तो पहले आपका आधार क्लियर होना चाहिए। ये बात जरा सभी को समझ में आती है, एक बार बताइए। तो हम वही पढ़ेंगे कि अगर हेडिंग आपसे कोई पूछे तरंग के प्रकार,
यानी कि टाइप्स ऑफ वेव। तो आपको अपना आधार क्लियर करना पड़ेगा। तरंग के प्रकार में आपको आधार क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पहला हम देखते हैं, हमने देखा अब भाई तरंगों में क्या आधार बनाओगे, तरंगों में आप क्या मीडियम बनाओगे। तो मैंने कहा पहले बोलो बहुत सारी तरंगें मेरे सामने हैं, जैसे क्लास के बच्चे थे, मैंने उनको कहा कि देखो तुम में से किसे चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम की ज़रूरत का मतलब होता है माध्यम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, माध्यम में कौन होते हैं, ठोस, द्रव या गैस। कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए, कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। जैसे मेरी आवाज़ है, आवाज़ को चलने के लिए हवा का सहारा चाहिए, हवा नहीं है तो इसको चलने के लिए द्रव का सहारा चाहिए, द्रव नहीं है तो इसको चलने के लिए ठोस का सहारा चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मान लो हवा नहीं है, और मैं और हरीश भैया, मैंने एक पाइप ली ऐसे और मैंने बोला और हरीश भैया क्या हाल है, तो मेरी आवाज़ इस पाइप जो ठोस है से होकर हरीश भैया तक चली जाएगी। तो ध्वनि तरंग को चलने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। लेकिन वहीं जो प्रकाश तरंग है, जो लाइट वेव है, वो सूर्य से यहाँ तक आ रही है, भाई सूर्य के आसपास तो कोई माध्यम ही नहीं है, वहाँ कोई ठोस, द्रव, गैस कुछ भी नहीं है, वो चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो दुनिया की सारी तरंगों को अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हें माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर मैं दो तरीके से बांट सकता हूँ, और उसका आधार क्या होना चाहिए, माध्यम। तो आप कहेंगे कि पहला आधार हमने बांटा कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन नीड ऑफ मीडियम, बेस्ड अपॉन नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। चलने के लिए उन्हें माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए। तो दो ही तरह की तरंगें आएंगी कि या तो माध्यम चाहिए या तो माध्यम नहीं चाहिए। जरा एक बार बताओ, इतना समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़े, हम सब करिए। चलो यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। अब इसमें दो ही बातें होंगी कि देखो ए तो कहेंगी, दो तरह की चीजें होंगी, मतलब मैं डाल देता हूँ वन का ए का मतलब ये इसी का पार्ट है। तो ये कहेंगे कि हाँ हमें चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो आप पहली कैटेगरी बनाओगे कि आवश्यकता माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि नीड ऑफ मीडियम। देखो जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे इसका उदाहरण कौन कौन है, जैसे आपकी ध्वनि तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। तो देखो जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ लिखिए, इन तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगें। ठीक है, इन तरंगों को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण कौन कौन है, इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साउंड वेव्स, यानी कि ध्वनि तरंगें। तो ये हमारी बात समझ में आ गई कि ध्वनि तरंगें जो हैं, साउंड वेव्स जो हैं, वो किस तरह की तरंगें हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हें या तो सॉलिड चाहिए, या तो लिक्विड चाहिए, या तो गैस चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए इसमें, इसमें हो सकती हैं गिटार की तरंगें, गिटार की डोरी की तरंगें, यानी कि स्ट्रिंग वेव्स। गिटार आपने देखा होगा, भाई गिटार तो अपने आप में एक सॉलिड है, अपने आप में एक ठोस है ना, तो उसकी तरंगों को चलने के लिए तो वो तार चाहिए ही चाहिए, वो उसी तार पे चल पाती हैं।
तो ये हो गई आपकी यांत्रिक तरंगें। अब दूसरी तरंगें कौन सी हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारी तरंगें हो सकती हैं, तो लिख दो आप आदि। बहुत ढेरों सारी तरंगें हो सकती हैं। हमें कौन सी याद रखनी है? केवल हमें साउंड वेव याद रखनी है। हमारे काम की यही है, यही इंपॉर्टेंट। अब आप खुद समझ सकते हो, स्प्रिंग की तरंगें भी हो सकती हैं, बिल्कुल बढ़िया है। अब दूसरी तरंगें हमारे पास आती हैं 1 का बी, कि जिन्हें या माध्यम की आवश्यकता, बस हम इतना लिख देंगे कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि नॉट नीडेड मीडियम। इन्हें चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसी तरंगों को हम लोग अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। अयांत्रिक तरंगें, इंग्लिश में नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनको बोलते हैं हम अयांत्रिक तरंगें। साथ ही इनका एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मेरी ना हर एक लाइन से ये मान लो कि आपका एक सवाल तैयार हो रहा है। सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सी तरंगें हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए? तो जिन्हें माध्यम नहीं चाहिए उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहिए चाहे आप नॉन मैकेनिकल कहिए। अब भैया जी, इसके इसके एग्जाम्पल क्या हैं? क्वेश्चन की चिंता मत करिए, जब मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आप सारे क्वेश्चन बना दोगे। नोट करिए फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए या फिर आप नॉन मैकेनिकल कहिए, या कहिए जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नोट हो जाए तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर देना। मैं अभी बताता हूँ आपको एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में भी। मैं बताऊंगा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय क्या होता है, ठीक है? पहले अभी आप नोट करिए, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, नोट हो गया। अब पढ़ते हैं कि कौन होती हैं अयांत्रिक, कौन होती हैं विद्युत चुम्बक, कुछ भी कहिए आप, इनके उदाहरण देखिए, इनके एग्जाम्पल्स देखिए। देखिए इनके उदाहरण। तो पहला उदाहरण है इसका, देखिए, कुल, आप चाहे तो आप अयांत्रिक कहिए, चाहे आप वैद्युत चुम्बकीय कहिए, कुल मिलाकर इनकी जो संख्या है ये 7 है, ये 7 है, ये लिमिटेड है। देखो, जो आपकी यांत्रिक तरंगें हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, उनकी संख्या बहुत सारी है। लेकिन जिन्हें चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, मतलब जो बगैर माध्यम के चल सकती हैं, बगैर किसी सॉलिड लिक्विड गैस के चल सकती हैं, उनकी संख्या केवल 7 है। तो हम इनको याद कर लेते हैं, और इसके अलावा सारी की सारी कौन सी हो जाएंगी? जिन्हें माध्यम चाहिए। ये तरीका आसान है। तो लिखिए इनके एग्जाम्पल कौन कौन है। इसके लिए मैं आपको ना पहले एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश में ही याद रखें, और आप ट्रिक के साथ याद रखें। कैसे? देखो, एक खेल होता है ताश का, जिसको हम बोलते हैं रमी। क्या आपने सुना तो होगा, एटलीस्ट नहीं खेला होगा तो सुना होगा रमी। और एक लेटर आप याद रखिए जिसका नाम है वक्सज, VUXG। मतलब बस आप इतना याद रखिए। ये सारी की सारी तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, या ये नॉन मैकेनिकल वेव हैं। कैसे लिखोगे? देखिए, R फॉर होता है रेडियो, आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। M फॉर होता है माइक्रो। I फॉर होता है इंफ्रा रेड। इंग्लिश में ही याद रखें तो बढ़िया है, हिंदी वाले भी इसको। ये होता है विजिबल, ये होता है अल्ट्रा वायलेट। ये सब तरंगों के नाम हैं। इनके सामने वेव और लगा लेना, रेडियो वेव्स, ऐसे माइक्रोवेव्स, ये सारी तरंगें होती हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल वेव्स है, या रे भी बोल देते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं। उसके बाद आपका एक्स रे, किसी को रे बोल देते हैं, किसी को वेव। इसको भी क्या बोल देते हैं हम? गामा रे बोल देते हैं। तो ये 7 की 7 तरंग हैं जो नॉन मैकेनिकल हैं, है ना? अब देखिए, आप इनकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख ले। सूरज, मुझे कोई सिंगल सवाल बताओ जो एनटीपीसी का नहीं बना हो, जितने चैप्टर हमने अब तक पढ़ लिए हैं, कोई एक सिंगल सवाल। तो आप लिखेंगे रेडियो तरंगें
केवल एनटीपीसी का कह रहा हूं मैं। अगर एनटीपीसी का पढ़ के आप कोशिश करें कि मैं एयरफोर्स के सवाल बना लूं, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप मुझे एनटीपीसी बताइए। और एक बार बाकी साथी भी बताइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उनसे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म तरंगें, इंफ्रारेड का मतलब है अवरक्त तरंगें, बाद में लगा लेंगे। विजिबल का मतलब है दृश्य प्रकाश या दृश्य तरंगें। अल्ट्रावायलेट का मतलब है अवरक्त, ओ सॉरी, पराबैंगनी। अल्ट्रावायलेट का मतलब है पराबैंगनी। एक्स किरणों का मतलब तो एक्स किरणें ही आप समझते हैं, और गामा का मतलब गामा किरणें हो जाती। तो हिंदी में ये हैं। तो कुल मिलाकर ये वो तरंगे हैं कि जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं, उसका पेपर अलग अलग होगा। वॉइस मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है, आप अपनी तरफ से एक बार वॉल्यूम बढ़ाइए। ठीक है भैया। तो आप इनको याद रखेंगे कि ये सात की सातों तरंगें कैसी हैं। ये सात की सातों तरंगें आपकी वो हैं कि जिन्हें चलने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए सवाल कैसे बन रहा है, देखो इस चीज को खाली छोड़ देना थोड़ा सा, है ना। और एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ निम्न में से किसे किसे चलने के लिए, किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट नीडेड मीडियम, विच डोंट नीड मीडियम। मान लो ये सवाल आपका आ गया कि किस तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन है आपका एक्स किरणें, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका ध्वनि तरंगें, साउंड वेव। सी ऑप्शन है आपका डोरी की तरंगें, स्ट्रिंग वेव्स, जो धागे की होती हैं, स्ट्रिंग वेव्स। और डी ऑप्शन है आपका, या जल तरंगें ले लो, जल तरंगें, यानी कि वाटर वेव्स। अब बताओ। चलिए थैंक यू, सभी का पॉजिटिव है। क्वेश्चन तो बन रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100% बनेंगे वो। हाँ, मैं इतना ये नहीं कहूँगा कि इससे ग्रुप डी या सभी के बन जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे फोकस रखना पड़ेगा अपना। एनटीपीसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर बताइए कौन नहीं कर पाएगा। अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और देखो सिर्फ क्वेश्चन यही नहीं बन सकता है, क्वेश्चन कितने ही बन सकते हैं। मतलब मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ, आप ये डर अपने मन में बनाओ ही मत कि इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। आप मेरी थ्योरी पे फोकस करो, 100% जैसा भी सवाल आएगा आप उसको बना दोगे। देखो भाई, क्वेश्चन बनने के तो 100 तरीके हो सकते हैं। मैं आपको ही ये टॉपिक दे दूं, आपको थोड़ी सी इसकी समझ है, आप खड़े खड़े यहाँ 50 सवाल बना दोगे, मैं 100 सवाल बना दूंगा। अब क्या 100 सवालों के रटने से ये टॉपिक हो जाएगा? नहीं हो सकता, 1000 सवाल बन जाए इससे। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मैं एक बात बस ये समझा रहा हूँ। तो ये एक्सरे हो जाएंगे। ये लो, अभी दूसरा सवाल इसी को हल्का सा घुमा के दे दे तो इसका उत्तर भी बदल जाएगा। मान लो क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से किसे चलने के लिए, चलो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ऐसे दे दे, विच नीड मीडियम। ठीक है, इसके ऑप्शन थोड़े चेंज कर दे, ये ऑप्शन चेंज कर दे। अब बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे डाल दे गामा किरणें, यानी कि गामा रेज, और यहाँ पे डाल दे इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त तरंगें। अब बताओ किसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, किसको नहीं है। तो एक शब्द से ही क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। आपको चाहिए कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसी को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एक बार हमने पढ़ लिया, हमें क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। तो अब इसका उत्तर बदल जाएगा, है ना।
तो ये अब आपका आंसर हो जाएगा साउंड, कि भाई किसी को चाहिए, किसको ज़रूरत नहीं है, मतलब माध्यम की ज़रूरत किसे है, वो साउंड को है। तो उम्मीद है अभी तक आप ये बात समझ गए होंगे कि हमने 2 तरह की तरंगें देखी। एक वो हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए, इनकी कोई लिमिट नहीं है, बट हमें साउंड वेव पे फोकस करना है। बाकी जिनको मीडियम नहीं चाहिए ये ज़रूर फिक्स हैं और इनकी संख्या केवल 7 है। तो इनको तो हम एटलीस्ट याद कर ही सकते हैं। अगर हमें वो सातों याद हैं, उनके अलावा हम दूसरा आंसर कर देंगे। अगर हमें एक चीज़ याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, उसको छोड़ दो। अब देखो इनके उपयोग क्या-क्या होते हैं। हालाँकि इतनी गहराई पे सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इनके उपयोग पढ़िए, या आप इन्हें दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं, बात ये आती है। चलो ध्वनि तरंग समझ में आ गया, गिटार की तरंग समझ में आ गया, लेकिन आखिर ये कहाँ हैं? रेडियो तरंगें कहाँ हैं? देखो एक बात बताओ आप मुझे कि जितना भी आप फ़ोन लगाते हो, जैसे आपने फ़ोन मिलाया कि मेरे बाबू ने खाना खाया, अब जो भी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, मान लो आपका बाबू बैठा हुआ है 2000 किलोमीटर दूर, अब आपने उनसे फ़ोन पे पूछा, तो मुझे बताओ कि वो कैसे काम करेगा? तो मुझे ये बताओ कि आखिर उनको कैसे सुनाई आपकी आवाज़ गई, और कैसे उन्होंने जो बोला कि हाँ बाबू मैंने खाना खाया, वो आवाज़ आप तक आ गई? आप आजकल देखते होंगे कि कितना ज़्यादा दूर संचार होता है। दूर संचार का मतलब हम बहुत दूर बैठे-बैठे कम्युनिकेशन कर लेते हैं। आप देखते हैं आपने अपना रेडियो ऑन किया और रेडियो में अलग-अलग तरह के समाचार आ रहे हैं। भाई हर एक बोलने वाला न्यूज़ एंकर बहुत-बहुत दूरी पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कितना ढेर सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इवन हमने चंद्रयान पर जो अपना लैंडर और रोवर भेजे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं यहाँ बैठे-बैठे, उनको दिशा निर्देश दे देते हैं। आखिर कैसे? क्या हम बोल के बताते हैं, "ओ लैंडर, लैंडर भैया थोड़े से ऊपर, हाँ, हाँ, हल्का-सा साइड में, हाँ, थोड़ी पीछे लेके, थोड़ी नीचे।" या जब वो लैंडिंग कर रहे थे लैंडर जी, तो हमने उनको ऐसे ही कहा था? या जो उसमें से ऑर्बिटर थे, "और ऑर्बिटर जी यार थोड़ा-सा धीमे घूमो।" नहीं, हमारी आवाज़ तो हर जगह तक नहीं पहुँच पाती है। असल में हम वेव्स के ज़रिए ही बात करते हैं, तरंगों के ज़रिए। कैसे? देखो जैसे 2 चीज़ें हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो हरीश भैया जो हैं हरीश भैया जो हैं, वो मेरी बात को डायरेक्टली सुन पा रहे हैं। लेकिन आप लोग मेरी बात को डायरेक्टली नहीं सुन रहे हो, आप लोग मेरी बात को तरंगों के माध्यम से सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? देखो, मैं बोल रहा हूँ, ये जो मशीन मेरे पास है, ये इसको वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदल देती है। कौन-सी तरंगों में? अब रेडियो तरंगों में बदल देती है। तो देखो, हर एक जगह पर अलग तरह की तरंगें इस्तेमाल हैं। अब मान के चलो आप कहीं बैठे हुए, कोई बंगाल से मेरी क्लास ले रहा है, तो बंगाल तक हो सकता है यार कोई मीडियम ना मिले, कहीं हवा हो, कहीं ना भी हो। फॉर एग्जांपल मान लो, सॉलिड लिक्विड तो भूल ही जाओ कि वहाँ सॉलिड लिक्विड होगा। तो हमें ऐसी तरंगें चाहिए कि जिन्हें चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होगी। या जैसे मान लो हमें चंद्रयान 2 भेजा हमने, तो वहाँ पर कोई माध्यम तो है नहीं। तो वहाँ पर बात करने के लिए हमें ऐसी तरंगें चाहिए जो बगैर माध्यम के भी चल सकें। इसलिए हमने किनका चुनाव किया? रेडियो तरंगों का चुनाव किया। तो जितना सारा टेलीकम्युनिकेशन होता है, जितना सारा टेलीकम्युनिकेशन होता है, दूरसंचार होता है, दूरसंचार यानी कि जितना सारा टेली कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन होता है, ये किन तरंगों के ज़रिए होता है? ये रेडियो तरंगों के ज़रिए होता है। अब बताइए माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहाँ होता है सूक्ष्म तरंगों का? तो माइक्रोवेव का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, वो खाने के खाना गर्म करने में इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हम। आप कहोगे जी तो बड़ी हानिकारक होती है, नहीं होती है हानिकारक। आप देखिए खाना गर्म करने में इनका भर-भर के इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे कि माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन में होता है। ऐसे कहिए माइक्रोवेव ओवन, या कहिए खाना गर्म करने में सीधा-सीधा। खाना गर्म करने में, ठीक। तीसरा इंफ्रारेड, एक बार रिमोट दिखाना भैया एसी का। देखो जी आपने देखा होगा कि ये आपका रिमोट है, आप इससे कुछ भी दबाते हो तुरंत वो गैजेट इसकी बात मान लेता है। क्यों? इसमें से तरंगें निकलती हैं। तरंगें कहाँ से निकलती हैं? देखो यहाँ से तरंगें निकलती हैं और उन तरंगों की मदद से वो आपकी बात मान लेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ इस एसी के बीच में हो सकता है, सॉलिड तो है ही नहीं, पानी भी नहीं भरा हुआ। मान लो मैं कि हवा भी निकाल दूँ या तब भी काम करेगा, बगैर गैस के भी ये तरंगें काम करेंगी। तो आप कहेंगे जी कि जो रिमोट में इस्तेमाल होती है ना, रिमोट में सबसे ज़्यादा आपकी तरंगें इस्तेमाल होती हैं इंफ्रारेड। विजिबल तरंगें कहाँ इस्तेमाल होती हैं? दृश्य प्रकाश कहाँ इस्तेमाल होता है? आसपास की चीज़ों को देखने में, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो रंग है ना, ये जो कलर हैं, ये सब हमें तरंगों की वजह से दिखते हैं। आपकी आंखों से वेव्स निकल रही हैं, इसलिए आपको ये नज़र आते हैं। पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखो खाने के संरक्षण में, यानी कि खाना गले ना, सड़े ना, खाने के संरक्षण में।
खाने के संरक्षण में, ये खाना गर्म करने में है, ये खाने को बचाव करने में है। एक्सरे का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भयंकर करते हो आप, मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा में आप करते हो एक्सरे का इस्तेमाल, तो आप कहेंगे चिकित्सा में, यानी कि इन मेडिकल फील्ड। उसके बाद गामा तरंगों का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो, गामा वेव्स का। तो गामा का भी देखो होता तो चिकित्सा में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े स्तर पे होता है। जैसे मैं बताऊं, लिखे देता हूं मैं, एमआरआई वगैरह में आपने पढ़ा होगा, फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर इनके बीच में आप कुछ भी खड़ी कर दो, आप कह रहे हो दीवार खड़ी कर दी जाए, तो अरे यार आप अपने घर में बैठे हो, फिर भी आप किसी का फोन सुन पा रहे हो, तो क्या दीवारें नहीं है कि आपके घर में, वो दीवारों को पार करके आ रहा है। तो एक बार फटाफट से नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कैसे होता है, उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप एक बार यूट्यूब पे डालना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि हर एक का मैं बताऊं कैसे होता है, तो फिर वो पूरी एक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मुझे लगता है हर एक तरंग का समझाने में ही मुझे 4-4 क्लास लग जाएंगी, उतना समय शायद हमारे पास नहीं है। तो आप यूट्यूब पे डाल लेना, मेरा पेपर में आने वाला सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार अपनी सहमति देंगे कि हाँ जी, मुझे यहाँ तक ये समझ में आ चुका है कि तरंगें दो प्रकार की हैं। एक वो तरंगें हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे कि साउंड वेव हैं, और एक वो तरंगें हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो जिन्हें चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो ये 7 तरंगें हैं। इनके अलावा जो भी तरंगें हैं सबको मीडियम चाहिए। अब चाहे जैसे भी सवाल आ जाए हम उसको कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलें कहानी में, और हमने क्या देखा था कि तरंगों के प्रकार हम बांट रहे थे चलने, मतलब माध्यम के आधार पर। कोई ना कोई एक मीडियम बनाया हमने, यहाँ मीडियम बनाया कि भाई चलने के लिए उन्हें कोई मीडियम की जरूरत है या नहीं है। अब देखो यहाँ तक सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन अब थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्यों, एक बात मुझे पहले बताना, कि मान के चलिए आप, किसी एक साथी ने जो बच्चों को बांटा था, वो 2 ग्रुप में बांटा था, और इस एक में लड़कियां थी, एक में लड़के थे, ठीक है। फिर एक साथी ने जो बांटा था, वो बांटा था मैथ्स में प्राप्त नंबरों के आधार पर। तो अब जब उसने कहा कि 0 से 40 तक के बच्चे आ जाओ, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि केवल लड़कियां होंगी या केवल लड़के होंगे, बोलो यस और नो। देखो पहले वाले ग्रुप में इधर की तरफ सारे लड़के हैं, इधर की तरफ लड़कियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रमेश के साथ आरती बैठ जाएगी, नहीं, रमेश लड़कों में बैठेगा, आरती अलग बैठेगी, लेकिन इस बार तो रमेश और आरती एक साथ बैठ जाएंगे। कुल मिलाकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूं कि इधर मैंने कहा कि आरती एक लड़की है, तो इधर जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि आरती उस कैटेगरी में है जिसमें 0 से 40 है। तो क्या आपका ये तो क्वेश्चन नहीं होगा कि भैया आरती को तो आप एक बार लड़कियों वाली कैटेगरी में बांट चुके हो, फिर यहाँ क्यों बांट रहे हो? ये डाउट तो शायद आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो वही है ना सारे, बस हम उनके आधार अलग अलग कर रहे हैं। तो समझो अभी ये डाउट आपका आ सकता है, उसको मैंने पहले ही क्लियर किया। अब मैं दूसरा जो मीडियम बनाऊंगा इन्हें बांटने का, मैं कहूंगा दूसरा मीडियम हमने बनाया कि चलने के प्रकार के आधार पर, चलने के प्रकार के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन वे ऑफ प्रोपागेशन, चलने के प्रकार के आधार पर कि तरंगें कैसे चलती हैं, इनके चलने का तरीका क्या होता है, वे क्या होता है इनके प्रोपेगेशन का। और जरा एक बार देखते हैं कि इनके चलने का तरीका क्या है। तो मैंने कहा सारी तरंगें, अब सारी तरंगों को हमने बांटा, जब मान लो हमने लड़के लड़कियों को बांटा था अलग अलग, फिर जब उन्हें मैथ्स में प्राप्त नंबरों के आधार पर बांटना है तो सबको इकट्ठा बिठाना पड़ेगा। ऐसे ही जो तरंगें हमने बांटी, फिर सबको मिक्स बिठा दिया। अब मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये बताओ आप में से कौन तरंग ऐसे ऐसे करके चलती है। मैंने 2 तरीके बनाए चलने के, या तो ऐसे ऐसे करके चलें, या फिर वो दब के और खुल के चलें। कैसे, सुनो, तरंगों के चलने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। दुनिया की सभी तरंगें देखिए, या तो ऐसे ऐसे चलेंगी, अगर आप इसको ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हो, यानी कि पहले ऊपर फिर नीचे ऐसे ऐसे करके ये तरंगें चलेंगी। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है तरंगों का, अगर आप एक तरंग को ऐसे करके छोड़ोगे, तो देखो जैसे अभी आपने देखा ऐसे, ये देखो वाइब्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं, आप फिर से फील करना, ये देखो, क्या ये ऐसे ऐसे करके चल रही है? नहीं, ये कैसे चल रही है, आप फिर से फील करना थोड़ा सा, देखो, ये दब के खुल के, दब के खुल के, दब के खुल के, दब के खुल के ऐसे चल रही है। फिर से समझिए, केवल चलने के 2 तरीके हैं,
या तो कोई भी तरंग ऐसे करके चलेगी, ऐसे, है ना, और थोड़ा सा देख लो, या कोई भी तरंग कैसे चल सकती है, अगर आप इसको ऐसे खींच के छोड़ें तो देखो, दब के खुल के, दब के खुल के, दब के खुल के, दब के खुल के, इस तरह से चलेगी। तो यहां पर तरंगों के चलने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है, इसमें ए डालो, कि तरंगें इस प्रकार से चलें, इस प्रकार से। तो ऐसे जो भी तरंग चल रही है, इनको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ठीक। अब जितनी सारी तरंगें मेरे पास उपलब्ध हैं, जितनी सारी तरंगें मेरे पास मौजूद हैं, उनमें से कौन सी तरंग ऐसे चलती है, तो मैं बताऊं, इनके एग्जाम्पल आप पढ़ें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, जितनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जितनी भी मेरे पास, हमने पीछे सात की सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, यानी कि जितनी भी मैंने विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ी थी, वो इसी प्रकार से चलती हैं। अब आपका डाउट, यहां मैं फिर से उस डाउट को दोहरा रहा हूं, क्या आपका डाउट ये तो नहीं है यार, पीछे तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉन मैकेनिकल कह दिया था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल अगर हम लिख लें, तो मान लो रेडियो वेव है, ठीक है भाई, इसमें तो सातों आती हैं, रेडियो तरंगें हैं। तो यहाँ तो मैं रेडियो तरंग को ट्रांसवर्स बता रहा हूँ, अनुप्रस्थ बता रहा हूँ। पीछे मैंने रेडियो तरंगों को क्या बोल दिया है, नॉन मैकेनिकल बोल दिया है, अयांत्रिक बोल दिया है। तो ये तो डाउट नहीं है आपका। अब मैं यही कह रहा था कि देखो, जैसे वहां पर एक एक ही बच्चे को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता ना, बांटा जा सकता था ना, दो छोड़ो कितनी में ही बांट लो उसको। बस ये देखो कि आप वहां पर आधार क्या इस्तेमाल कर रहे हो। अरे जब आप उसको ट्रांसवर्स कह रहे हो, तो आप उसके चलने का तरीका देख रहे हो। यहाँ पे आप ये नहीं देख रहे हो कि माध्यम चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका चलने का तरीका क्या है। और जब हम पीछे बांट रहे थे, तब हम इसका मीडियम देख रहे थे। ये बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये डाउट क्लियर है, तो यही उन उलझनों की सुलझन है जो मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले की थी। आप अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें आप देखिए, इसमें जो सितार की तरंगें होती हैं, जो सितार का तार होता है, जब आप उसको झंझनाहट करके छोड़ते हो, तो उसमें जो तरंगें होती है ना, वो भी ऐसे चलती हैं, जू 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 जू, इस तरीके से ऊपर नीचे होके। ऊपर नीचे वाली जितनी भी तरंगें हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगी। तो आप कहेंगे कि सितार की डोरी की तरंगें, या सितार के तार की तरंगें, यानी कि स्ट्रिंग वेव्स ऑफ गिटार, रस्सी की तरंगें, डोरी की तरंगें इसी में आ जाएंगी। अब बताओ, बस आपका डाउट ये बन सकता है कि यार यहाँ तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर्स कह रहे हो, और पीछे तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉन मैकेनिकल कहा है। ये डाउट नहीं बनना चाहिए। यहाँ हमने सितार के तार की तरंगों को ट्रांसफर्स कह दिया, अनुप्रस्थ कह दिया, और पीछे हमने उनको मैकेनिकल कह दिया था, यांत्रिक कह दिया था। अब देखो, अगर आप और ध्यान से देखें तो ये एक अयांत्रिक तरंग है और एक ये यांत्रिक तरंग है। क्योंकि फिर से वही, लड़का और लड़की एक साथ बैठ सकते हैं जब आप दूसरे आधार पर बात कर रहे हो। तो ये लड़का है, मान लो ये लड़की है, यहाँ पर बिल्कुल सेम बैठ सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो फिर मैं आपको और आगे लेकर चलूँ, इसकी पुष्टि करिए। सब कुछ ओके है। मनीष कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव समझाइए। देखो मनीष, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ दोस्त, की ना मैं आपकी उत्सुकताओं की हमेशा इज्जत करता हूँ, लेकिन असल में आपको अभी ये भी नहीं पता है कि प्रश्न कैसे बन सकता है। इलेक्ट्रिक वेव कुछ नहीं होता। अभी हम प्रश्न भी सही से पूछने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि जितना हम जो सोच रहे हैं वो बहुत ऊपर की बातें हैं, और ना हमारे सिलेबस का वो पार्ट है, तो हम अपने सिलेबस तक सीमित रहेंगे। देखो राजकुमार का एक बार स्क्रीनशॉट दे दो। राजकुमार कौन सी क्लास में ऐसा हुआ है बताएंगे, है ना? हाँ, इसमें बिल्कुल आप प्रकाश तरंग लिख सकते हो। बहुत अच्छा, मेरे भाई ने एक ने जवाब दिया, किन्होंने बताया ये बात, प्रकाश तरंगें भी हो सकती हैं। ऊपर कमेंट चला गया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, प्रकाश तरंगें। इसका उदाहरण लाइट वेव होता है, लाइट वेव्स। और अगर आप देखें ना ध्यान से, तो लाइट वेव इसी में आ जाती हैं, क्योंकि जो चौथी तरंगें थी दृश्य प्रकाश, वो प्रकाश तरंगें ही तो होती हैं, लाइट वेव्स ही तो होती हैं। लाइट भी इसी में आ जाएगा, चंदन कुमार ने बताया।
तो एक तरंग तो ऐसी हो गई कि जो इस प्रकार से चल रही हैं, उन्हें अनुप्रस्थ कहा गया, वो ये हैं। फिर दूसरी तरंगें जो है, मैंने आपको बताया था, जो दब के और खुल के चलती हैं, है ना, जो ऐसे दबती हैं और खुलती हैं। मतलब कहीं पर ये तरंगें बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं और कहीं पर ये तरंगें थोड़ी सी खुली हुई हैं, फिर कहीं ये दबी हुई हैं और फिर कहीं ये खुली हुई हैं। इस तरह से दबकर और खुलकर ऐसे जिंग 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 चलने वाली तरंगों को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं। इन तरंगों को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इसका, वो है साउंड वेव्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो यहाँ ये समस्या होनी ही नहीं चाहिए कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है या फिर मैकेनिकल है, ये अनुदैर्घ्य है या यांत्रिक है। अरे भाई, चलने के तरीके के आधार पर ये अनुदैर्घ्य है, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ये यांत्रिक है। यानी कि अगर आप देखो कि इसे चलने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये मैकेनिकल है, और चलने का टाइप क्या है, किस वे में चलती है, उस हिसाब से ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है भैया, तो ये होती है आपके अनुदैर्घ्य तरंगें, जिनका मोशन इस तरह से होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। जितना अब तक हमने पढ़ा, उन सभी से एक शानदार सवाल मैं बनाता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ना वो कर पाएगा जो इस थ्योरी को अच्छे से जानता होगा, नहीं तो आपका कंफ्यूजन वैसा ही रहता है जैसा पहले था। देखिए, मैं प्रश्न पूछता हूं कि ध्वनि तरंग है, सवाल आएगा साउंड वेव इज, ठीक, ऑप्शंस होंगे मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक, बी ऑप्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्घ्य, सी ऑप्शन होगा नॉन मैकेनिकल, यानी कि अयांत्रिक, और डी ऑप्शन आपका होगा, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ लेना तब करना, ठीक है, ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ। ये ऑप्शन है। आंसर देखो अब इसके, आंसर ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप कहोगे ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी, या बी एंड डी, बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ वो करेंगे कि जो चीज़ों को बड़ी गहराई में जानते हों। अब देखो, बिल्कुल आप सही हैं, अगर आप सोचें तो तरंगों से आपके दिमाग में हजारों लाखों चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ना सभी के जवाब दिया जा पाना क्लास में संभव है, क्योंकि इसके लिए आपका एक समझ का स्तर होना चाहिए, जो अभी है नहीं, क्योंकि हम लोग 10वीं स्तर की साइंस पढ़ रहे हैं। दूसरा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर उन सबके जवाब हम ढूंढें तो फिर 1 साल पढ़ना पड़ जाएगा पूरा। पूरी विज्ञान के उत्तर आपको मिलते हैं जब आप अच्छे से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी बीटेक पीएचडी सबकी विज्ञान पढ़ लेते हो, तब आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलते हैं। छोटी सी क्लास में, जहाँ पर हमें तरंग को एक क्लास में ख़त्म करना हो, वहाँ पर इन चीज़ों के जवाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पेपर में बनने वाले हमारे सारे सवाल बनेंगे, हम उस स्तर पर लेकर चल रहे हैं। तो क्या उत्तर है आपका? आप कहेंगे कि भैया जी मैकेनिकल भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है, यानी कि ए एंड बी, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो कैसे भी क्वेश्चन वो घुमा के दे देगा। जैसे यहाँ से पूछ लेगा, एक और क्वेश्चन दे देगा कि बताओ रेडियो तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, यानी कि रेडियो वेव्स आर, किस तरह की हैं भाई रेडियो तरंगें? फर्स्ट आप देखिए, नॉन मैकेनिकल, यानी कि अयांत्रिक, भी है आपका सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि अनुप्रस्थ, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, नॉन मैकेनिकल हो गया, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, सही मैंने अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स की हिंदी लिख दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हिंदी हो जाएगी वैद्युत चुंबकीय।
विद्युत चुंबकीय। ठीक है, अब इसके ऑप्शन मैं यहाँ बना देता हूँ। इस क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ बना लेते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन है फर्स्ट ओनली। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो इस प्रकार से पूछे जाते हैं जिनमें पूरी नॉलेज चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब बताओ कौन सा इनमें से सही है? सनी कुमार, हमें कैसे पता चलेगा कोई तरंग ट्रांसफर चलती है लॉन्गिट्यूड? कोई नहीं पढ़नी है आपको। आपको पूरी दुनिया की विज्ञान नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये सातों तरंगें पढ़नी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। विद्युत चुंबकीय तो ये तो सारी मैंने बता दिया, ट्रांसफर्स हैं। बाकी आप साउंड वेव पढ़ेंगे तो साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल मैंने बता दिया। अब कुछ ऐसी तरंगें हैं जो आपके सिलेबस में है बट आप उन्हें कॉमन सेंस से कर सकते हैं। जैसे मैं पूछूं वाटर वेव्स कैसी होती हैं, पानी की तरंगें, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन शायद हर आदमी जानता होगा कि पानी की तरंगें ऐसे चलती हैं, उठ के गिर के, उठ के गिर के, ऐसे तो चलती हैं। तो वो ट्रांसफर्स हो जाएगी, अनुप्रस्थ हो जाएगी। डोरी की तरंगें ट्रांसफर्स हो जाएंगी, देख के बता सकते हो। अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, निश्चिंत रहिए। तो रेडियो तरंगें नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसफर्स कौन सा गुण पजेस कर रही हैं? तो जो साथी डरते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम क्वेश्चंस के उत्तर कर पाएंगे या नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ आप अब कर पा रहे हो क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है। जरा बताओ, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी पढ़ाने से पहले देता या सीधा क्वेश्चन रटवाता तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आते? शायद कभी नहीं आते। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाओ। तो ये हो गई आपका तरंगों वाला चैप्टर, वेव वाला चैप्टर। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमने तरंगों को बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। कुल मिलाकर ये जानना था तरंगें क्या होती हैं और तरंगों के कितने प्रकार होते हैं। तो तरंगों को हम दो आधार पर बांटते हैं और दोनों आधारों में ही दो दो प्रकार उनके बनते हैं। अब कल को ना हम चैप्टर शुरू करेंगे साउंड यानी कि ध्वनि। और आप जानते हैं कि ध्वनि एक तरंग ही है, इसलिए अब हमने तरंग को समझ लिया तो ध्वनि को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार इन्हें अच्छे से रिवीजन करना। मैं फिर से आपकी बात को दोहराता हूँ, उत्सुकताओं का आपका मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ हमारी सीमाएँ हैं, इसलिए हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उससे ऊपर जाना मतलब एक तो एनर्जी वेस्ट है, वो आपको शायद समझ में भी ना आए क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, आपने चीज़ों को उस लेवल पे नहीं पढ़ा है और उनमें टाइम की वेस्टेज भी। मतलब एक कोर्स लेकर पढ़ने का, एक शायद क्लास में पढ़ने का यही आपको फ़ायदा है कि उतना कंटेंट आपको दिया जाए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ताकि आप रिवीजन में, रिवीजन भी तो करना है आपको, रिवीजन आप उतने का ही कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।